लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पहला तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन होती है, तो उस रिएक्शन में ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है ना ही मास क्रिएट होता है। केवल क्या होता है, मास चेंज होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ये तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जो तुम्हारा एंटोनी लेवाइसर ने दिया था, ठीक है। कि तुम्हारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है ना, वो तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए फॉलो नहीं होता है। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती है सब बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए समझ लो न्यूक्लियर रिएक्शंस में फॉलो नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है ना, तुम्हारा मास कम या मतलब घट बढ़ जाता है। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन पढ़ोगे तुम लोग, तो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए रूल फॉलो नहीं होता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक। तो मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल जैसे हमारे तुम्हें ये केमिकल रिएक्शन थी, मास तुमको 20 तक याद होने चाहिए। 20 तक मास बिल्कुल रटे होने चाहिए। नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 होता है। यहाँ पे क्या है, N2 है, तो 14 टू 28, ठीक है। यहाँ पे S2, ठीक है। देखो S2 है, तो S2 मास कितना होगा, 2 ग्राम, मगर यहाँ पे कितना है, 3 मोल है। तो 3 इंटू 2 कितना देगा, 6 ग्राम। अभी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, अगर तुमको समझ में ना आ रहा हो सिक्स कैसे आ गया। यहाँ पे कितना, 2 NH3। तो NH3 का मास कितना होता है, देखो N का 14, हाइड्रोजन के कितने 3, कितना हो गया 17। और यहाँ पे कितना 2 मोल है, तो 2 इंटू 17 कितना हो गया 34। 34, इन दोनों को ऐड करो कितना क्या देखो 34, इधर भी कितना 34। यानी तुम्हारा मास क्या रहेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कंजर्व रहेगा। यानी एक, और इसको एक तरह से और देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, मास कंजर्व है, इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज दैट एटम्स कंजर्व है। क्या है, जब भी तुम बैलेंसिंग, तुमने 10th में बैलेंसिंग की होगी ना, तो तुमने देखा होगा एटम्स कंजर्व है। देखो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है एटम, यहाँ पे दो कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हैं, देखो 3 टू 6, यहाँ पे देखो कितने हैं, 3 टू 6। तो एटम्स भी क्या रहता है, एटम्स भी क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन में कोई भी एटम ना ही फॉर्म होता है ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है, सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। ये कुछ बॉन्ड टूटेंगे, कुछ नए बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, ये होता है बस। ठीक है, कुछ भी डिस्ट्रॉय या कुछ भी फॉर्म नहीं होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। अब आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या हम इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट डेफिनेट मतलब क्या है, कि मतलब वो कोई चीज फिक्स है, ठीक है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, कि मतलब अमाउंट, कि उसमें जैसे मान लो, ऐसा मान लो एक क्लास में मतलब 25 बच्चे हैं, तो मतलब उसमें 25 ही हैं, ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, मतलब फिक्स है। तो ऐसे भी तुम्हारा कोई भी तुम्हारा जो कंपाउंड होता है ना, ठीक है, कोई भी तुम्हारा कंपाउंड होता है, तो उसमें जो एटम होता है, तो उसका जो मास रेशियो होता है, या बोले कि ये नंबर ऑफ एटम्स होता है, वो सेम रहता है, चाहे वो मतलब कि नेचुरली हमको मिला हो, और चाहे हमने उसको लैब में सिंथेसिस किया हो, मतलब उसको लैब में बनाया हो। जैसे मान लो अमोनिया, ये तुम्हारा अमोनिया है, ठीक है। NH3 क्या होता है, अमोनिया है तुम्हारा, ठीक है। तो NH3 चाहे तुम लैब में बनाओ और चाहे तुमको नेचुरली मिले, उसका फॉर्मूला NH3 रहेगा, बदलेगा नहीं। ऐसे S2 है तो उसका फॉर्मूला वाटर, मतलब वाटर मतलब H2O ही होगा। ऐसा नहीं कि आज अभी H2 है फिर जाके वो H3O हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। जो तुम्हारा कंपाउंड है, तो उसमें, तो इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाई वेट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। मतलब उसका ओरिजिन का क्या है इस पे डिपेंड नहीं करता है, उसमें जो बाई वेट उसका रेशियो होगा किसी भी कंपाउंड में वो सेम होगा, ठीक है। जब बोलो कि एटम सेम होंगे, जैसे NH3 था, इसका मास कितना है 14, इसका मास कितना है, 3 हाइड्रोजन एटम है ना, तो 3 ग्राम, कितना रेशियो क्या है 14:3। तो तुम्हारा NH3 तुम किसी भी सोर्स से प्रोड्यूस करो, उसका रेशियो, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मास का रेशियो 14:3 ही रहने वाला है। या बोले कि अगर नंबर ऑफ एटम्स के टर्म में देखें, कितने हैं, एक, हाइड्रोजन के कितने हैं 3, तो नंबर ऑफ एटम्स के टर्म में ना 1:3 रहने वाला है, चाहे तुम अमोनिया किसी भी सोर्स से निकालो। ऐसे ही H2O में एटम्स के टर्म में देखें तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 रहने वाला है, ठीक है। हाइड्रोजन का 2, तो 2:1 ही रहने वाला। मास के टर्म में देखें तो मास कितना था 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो आ जाएगा 1:8 होगा। तो पहले तुम्हारा ये तुम्हारा थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तुम्हारा थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था, ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है, कि तुम्हारे दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तुम्हारे अगर दो एलिमेंट्स हैं, वो कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, वो कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो जो नए कंपाउंड बनाएंगे वो मल्टीपल कंपाउंड्स बनाएंगे, उसमें उसका जो एक जो एलिमेंट है, ठीक है, उसका मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। अभी एग्जांपल लेंगे ज्यादा समझ में आएगा। देखो, ये तुम्हारा कार्बन ऑक्सीजन दो एटम थे, या बोले एलिमेंट थे, अभी दोनों कंबाइन हुए, तो एक दो CO भी एग्जिस्ट करता है, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तुम्हारा क्या है, कार्बन
डाइऑक्साइड। तो दो आइटम कंबाइन हुए ये, ठीक है। अब इनके मासेस का रेशियो देखो, तो इसका देखो कितना होगा, 12:16, इधर 12:32। तो अब हम क्या करें, देखो एक को फिक्स रखो, तो इसका 12 है, इसका भी 12 है। देखो ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 16, इधर कितना 32, इन 16:32 कितना आ जाएगा, देखो 1:, तो वही बोल रहा है, देखो मास ऑफ, पिंजन निकाल लेता हूँ, मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन, मास ऑफ वन एलिमेंट कौन सा, मान लो ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन, क्या है, देखो दोनों में क्या सेम 12-12, फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन, ठीक है। वो कैसे होगा, स्मॉल होल नंबर, 1:2 आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लियर होगा। जिन नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के, ठीक है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, 5 नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। यहाँ देखो नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 टू कितना होगा, 28 आया, यहाँ पे 14:16 आया, 28:48 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 14:32 आएगा, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, 14 टू 28 रेशियो। अब देखो, अब क्या करो, तो अब देखो यहाँ पे देखो, ये भी लॉ लगाते हैं ना, तो हमको एक को फिक्स करना पड़ता है। देखो यहाँ पे देखो, ये बदल रहा है, देखो सब में बदल रहा है ना, सब में अलग अलग है, ये भी देखो सब में अलग अलग है। तो हम किसी एक को सेम, देखो क्या करते हैं ना, देखो अगर मान लो क्वेश्चन पूछना होगा जेई वालों के, नीट वालों को, तो तुमको वो दे देंगे और बोलेंगे बताओ ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर तुमको मतलब ये क्वेश्चन दे दिया, अब तुम अगर ऐसे देखने लग जाओगे ना, तुमको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि तो जब भी ये लॉ लगाते हैं ना, ठीक है, तो ध्यान रखना कि एक मार्क्स को हमको फिक्स करना होता है, एक मार्क्स को हमको फिक्स करना होता है। तो एक को फिक्स कर देंगे, मान लो सबसे इजी है कि नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे, तो यहाँ तो ये कितना आ जाएगा, टू से डिवाइड मार दो, तो ये 14:8 आ जाएगा, कोई दिक्कत, ये 14:16 आएगा, ये कितना आ जाएगा, 14, टू से कर दो, तो 4, ठीक है, इसको कर दो, इसको कर दो, हो गया। अब देखो इसको हमने फिक्स कर दिया, ये फिक्स मास हो गया। अब ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे, ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे, तो वो क्या, देखो 8:16:24:24, देखो 8 1 8, 8 2 16, 3 4 5, तो क्या आ गया, 1:2:3:4:5। तो यही वो बोल रहा है लॉ, कि जो तुम्हारे एक को मार्क्स फिक्स कर दो, दूसरे का मार्क्स जो होगा वो सिंपल होल नंबर में कंबाइन होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ लॉ तुम्हारा है गेल लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस। ये गेल लुसाक्स पूरा नाम लिखा हुआ था, बट मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है गेल लुसाक, ठीक है, इन्होंने दिया था। तो ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि अगर तुमने टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स रखा ना, तो जो गैसेस होंगी वो कंबाइन होंगी, जब प्रोड्यूस होंगी किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो वो सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम होंगी, मतलब दे विल डू सो इन द सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। एग्जांपल देखते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। ये तुम्हारा ये S2 था, ठीक है, O2 था, तो कोई भी रिएक्शन होती है ना, हमको पहले बैलेंसिंग करनी होती है। तो बैलेंसिंग तुमने क्लास 10th में करी होगी। बैलेंस करने के बाद अब यहाँ देखो, यहाँ तुम्हारा 100 ml है, यहाँ 50 ml है, यहाँ पे 100 ml है। यहाँ देखो रेशियो देखो, ये 100:50 कितना आएगा, 1:2। तो अभी शायद तुमको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये 100 यहाँ लिखा है, 50 लिखा, तो यहाँ 100 कैसे हो गया। थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, अगर जिसको भी पढ़ा होगा समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है ना, कि तुम्हारा एक मोल होता है, तो एक मोल होता है, तो गैस क्या होता है, 22.4 लीटर होता है एक मोल, कोई भी गैस होती है एक मोल का ये होता है। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, एक मोल है, तो एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4, अगर पता ही नहीं पता, एक मोल जो होता है कोई भी गैस होगी वो 22.4 लीटर ऑक्युपाई करती है। यही तुम्हारा एवोगाड्रो लॉ भी है। एक एक मोल का कितना होगा, 22.4, यहाँ पे 2 मोल था, ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 22.4, यहाँ पे तो कितना है देखो, तुम्हारी मान लो गैस बनी थी, ठीक है, तो 22.4 होगा, 22.4 होगा, यहाँ पे 2 मोल है, ठीक है। तो अगर रेशियो देखोगे, इसका अगर रेशियो निकालो, देखो 2 × 22.4 रेशियो 22.4, तो क्या गया, 2:1। यही तुम्हारा सेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम है। जब भी दो गैसेस कंबाइन होंगी या फिर क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी, तो दे विल डू सो इन द सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये लॉ देखो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट इस पे क्वेश्चन इसलिए नहीं आता, मतलब मुझे कभी ये दिखा नहीं इसका क्वेश्चन। ठीक है, अब अवोगाड्रो लॉ आते हैं, ठीक है। तो अवोगाड्रो लॉ कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, अगर तुमने गैसेस का वॉल्यूम इक्वल लिया है, तो उसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, उसमें क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी तुमने अगर अगर तुमने मान लो 1 मोल कोई भी गैस ली, चाहे तुम कोई भी गैस ले लो, तो उसमें क्या होगा, उसमें 22, उसका वॉल्यूम कितना होगा, वो 22.4 लीटर, ठीक है, किसी भी गैस के लिए। और 1 मोल में कितना तुम्हारे मॉलिक्यूल्स होते हैं,
या एटम होंगे जो भी होगा, तो मैं गैस होगी तो मॉलिक्यूल ही होगी। तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, एक मोल में इतने होते हैं एंटिटीज, यानी तुम्हारा एक मोल है तो उसमें 22.4 लीटर कंटेन करेगी, और इतना तुम्हारे उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, इसी एन ये एन होता है, इसी को हम एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। तो ये तुम्हारे पांच लॉ थे, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सिंपल, इसमें कुछ इसका कुछ था नहीं रिवाइज कराने वाला। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि तुम्हारा जो भी कोई भी तुम्हारा एलिमेंट है वो किसी भी सोर्स से आया हो, चाहे तुमने उसको लैब में सिंथेसिस किया हो, चाहे तुमने उसको उसका ओरिजिन नेचुरल हो, मतलब नेचर से में मिला हो। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा वाटर है तो कहीं से, चाहे तुम तालाब का पानी लो, चाहे अपने घर का पानी लो, चाहे समुद्र का पानी लो, मतलब सी का पानी लो, तो क्या होगा उसमें H2O जो होगा ना, मतलब उसका फॉर्मूला ना H2O ही होगा, उसमें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन ही होगा। ठीक है, फॉर्मूला नहीं बदल जाएगा ना, और जब फॉर्मूला नहीं बदल रहा है तो मास भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तीसरा लॉ तुम्हारा मल्टीपल प्रोपोर्शन था, उसमें ये था कि तुम्हारे दो एलिमेंट है वो कंबाइन करके एक से ज्यादा अगर कंपाउंड बना रहे हैं, तो अगर आप एक को मार्क्स अगर एक का मास फिक्स कर दें तो और जो दूसरे आइटम होंगे उसके मासेस ना स्मॉल वोल नंबर में होंगे। ठीक है, उसका बेस्ट एग्जांपल था तुम्हारा NO वाला। यहाँ हमने देखा था 1:2:3:4:5 आ रहा था ऑक्सीजन का रेशो, इसको हमने फिक्स कर दिया था। ठीक है, तो एक को फिक्स करना होता है, तो ये बात ध्यान रखना, ये थोड़ा जेई में आता है, ये पूछ सकता है वो। ठीक है, तो फिक्स करने वाली बात सब, तो जो एनसीईआरटी की लाइन है, देखो सिंपल, ये एनसीईआरटी की लाइन है पूरी है। ठीक है, तो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, तो एक को पहले फिक्स करना होता है तब देखना होता है। तो एनसीईआरटी में सब दिया, सब है, बट उतना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बात ये है बस। फिर तुम्हारा गेल इफेक्ट लॉ, वॉल्यूम हो गया, पैकेट रोल हो गया। ठीक है।